अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक महीने बाद होने वाले हज के हवाले से। लाहौर से पहली परवाज़ जो है वो रवाना हो चुकी है आज़मीन हज को लेके मदीना मुनव्वरा के लिए। PK743 हफ्ते के रोज़ जो है 327 आज़मीन हज को लेकर लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा जो है वो रवाना हुई है। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि महंगाई के बाइस कितने ऐसे लोग थे जो हज करना चाहते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस महंगाई, या आप ये समझ लें लोग अपना बजट नहीं बना पाए हैं और लोग जो है वो इस सादत से महरूम रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने इस साल का जो हज का खर्चा था वो ऑलमोस्ट जो है वो पर पर्सन के लिहाज से 4,90,000 तक रखने का जो है वो फैसला किया था। और महंगाई के बाइस बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो हज पर नहीं जा सके हैं। महंगाई के बाइस हज करने वाले जो हैं वो कम पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने तारीख में पहली मरतबा हज कोटा सऊदी अरब जो है वो वापस कर दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। 8,000 आज़मीन जो है वो हज के लिए रवाना नहीं हो सके हैं और इसी पर हुकूमत का ये भी कहना है, ज़राए के मुताबिक खबर भी सामने आई कि हज कोटा वापस ना किया जाता तो रिहाइश गाहों के किराए और उसके साथ साथ दीगर अखराजात की मद में $24 मिलियन इजाफी भी देने पड़ सकते थे। तो इस तमाम के ऊपर हम बात करेंगे। हज अखराजात इस कदर ज़्यादा क्यों हो चुके हैं और हुकूमत इस मामले में सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही है, इन तमाम जो है वो चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। नाज़रीन, मेरे साथ हमेशा स्टूडियोज़ में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब और मुझे स्पेशली आज ज्वाइन किया है सेनेटर तलहा महमूद साहब ने, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, आपकी तरफ आने से पहले अगर मैं अनवर रज़ा साहब की तरफ आ जाऊँ। अनवर रज़ा साहब, चूँकि अब लाहौर से ये जो है वो फ़्लाइट रवाना हो चुकी है, 327 आज़मीन हज को लेकर जो है वो रवाना हुई है मदीना मुनव्वरा, कितना खुशी का ये जो है वो मौका है और इस तमाम इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो सरकारी स्कीम के तहत गए हैं? मारिया, जो मुसलमान हैं उनके लिए हज की सादत जो है वो एक उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ये एक लम्हा होता है और ये ख्वाहिश होती है उनकी कि वो अल्लाह ताला के हजूर पेश हों, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरबार पर हाज़िरी दें। और इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमानों के लिए कोई सादत हो सकती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस तरह अगर आप हाजियों की खिदमत करेंगे, ना सिर्फ दुनिया में आपके लिए इज़्ज़त का बायस बनेगा बल्कि यकीनन आपकी आखिरत भी संवरेगी। लेकिन हमारे यहाँ, और अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने साथ इंडिया का, तो वहाँ पर हज के जो अखराजात है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने मुसलमानों के लिए उन्होंने बड़ी उसमें सब्सिडी भी है और वहाँ पर जो हज है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा उसमें अखराजात कम हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हज के अखराजात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी भर की ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि हम हज कर सकें। और मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर आपको हज के जो अखराजात हैं वो कम करने चाहिए। हुकूमत को इस मौका पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोग अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो सके और जो उनकी दरीना ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में एक दफ़ा खाना काबा जाने की, हज अदा करने की, तो वो पूरी हो सके। लेकिन पाकिस्तान में हज के नाम पर हमने माजी में देखा कि बड़ी करप्शन भी हुई और बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स भी आए। आपने देखा बड़े जो मिनिस्टर्स थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे और जो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसका हिस्सा होती है। अल्लाह ताला के यहाँ जाने वाले लोगों को भी बख्शा नहीं जाता। तो फिर ये पाकिस्तान में अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो इस मौका पर अगर ऐसे लोग हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनको, वैसे तो करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम करना चाहिए, लेकिन हज के मामले में करप्शन करने वाले जो अफराद हैं उनको मैं समझता हूँ कि आपको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए और निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि हाजियों के साथ ऐसे कोई जो वाक़यात हैं वो पेश ना आए। माज़ी में हमने देखा कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था और उस वक्त जिस तरह की हज का स्कैंडल सामने आया, फिर उसके बाद जिस तरह के वाक़यात सामने आए, और ये भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो हाजी जाते हैं हज के लिए वो अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। उनकी खिदमत करने का जो जज्बा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर भी जब वापस आते हैं हज करके लोग तो उनकी हमसे यही शिकायत होती है कि वहाँ पर हमें उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए था। हालांकि उनसे जो पैसे हैं वो उसी तरह लिए जाते रहे हैं जिस तरह लेते हैं और इजाफी पैसे भी लिए जाते हैं। फिर माजी में हमने देखा वो पैसे वापस भी हुए। लेकिन इस साल चूँकि जो अब्दुल शकूर साहब फार्म जो जिनका जो शहीद हो चुके थे एक हादसे में, उनके बाद ये मिनिस्ट्री जो थी वो सेंटर तलहा महमूद उनको मिली। उनको ज़ाहिर है वो हमारे साथ मौजूद भी है। हाँ जी 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 तकरीबन
उन्होंने कैसे कैसे इंतजाम करने हैं, कैसे करप्शन को रोकना है और कैसे हाजियों को ज़्यादा फैसिलिटेट करना है, ये तो हम उनसे पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जब अनवर साहब ने पॉइंट आउट किया कि इस बार हुकूमत तो सब्सिडी नहीं दे पाई, इस पर हमें थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि क्या वजूहात बनी कि सब्सिडी देने में जो है वो हुकूमत नाकाम रही। देखिए, अभी जिस तरह आपने एक बात की है ना कि अमाउंट जो है वो बढ़ गई है, मेरे ख्याल से अमाउंट घट गई है। अच्छा। अब उसको अगर आप सही तरीके से उसकी एनालिसिस करेंगे तो बहुत आपने जो पॉइंट उठाए हैं ना वो बड़े की पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स पर डिबेट होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हज नहीं बढ़ा, हज की प्राइस नहीं बढ़ी, हज की प्राइस कम हुई है, डॉलर बढ़ गया। और हज हम कर रहे हैं पाकिस्तान में नहीं, सऊदी अरब में हम कर रहे हैं। जब हम सऊदी अरब में हज कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से डॉलर भिजवाने, जब मैं डॉलर भिजवाता हूँ तो अब मेरे साथ आप डॉलर का हिसाब करें। डॉलर का हिसाब ये है कि पिछले साल $5,000 में हज हुआ है, इस साल 3,800 $4,000 से हम नीचे पहुंच गए हैं और अभी मजीद इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ। अब अगर हम पिछले साल की करेंसी के हिसाब से इसका रेट चेक करते हैं तो मैं इस वक्त 6.5 लाख के लगभग में हज करा रहा हूँ। पिछले साल 8.5 लाख में हुआ। आज 2023 में एक साल के बाद मैं जो हज के हवाले से जो हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, उसके अंदर आप ये समझ लें कि उससे काफ़ी कम है। अब हम आते हैं कि इसके बाद मैं अब कंपैरिजन देता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन अपना तला भाई वो ये बताइएगा कि जो वज़ारत ख़ज़ाना थी उन्होंने शायद डॉलर्स भी नहीं आपको उस तरह, वो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा ज़रूर। जी जी। इसके बाद अभी कोई 8,000 का जिक्र हुआ था, आप उसी की बात कर रहे हैं कोटे के हवाले से। जी इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने जो है वो हमें जो है वो जो पेमेंट भेजनी है डॉलर में, वो मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता, थ्रू वज़ारत ख़ज़ाना मुझे भेजनी है सऊदी अरेबिया। अच्छा। जब मैं सऊदी अरब भेजने के लिए वज़ारत ख़ज़ाना से रब्ता करता हूँ तो वज़ारत ख़ज़ाना ने आगे भेजनी है और उनकी तरफ से भी मसाइल हैं कि इस वक्त माशियात के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। जो 8,000 आपने हाजियों का जिक्र किया, 8,000 हाजियों को मैंने बहुत ज़्यादा कहा वज़ारत ख़ज़ाना को कि हमारे पास हाजियों की कमी नहीं है, हाजी बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं, लेकिन हमें क्यों विड्रॉ करना पड़ा? हमें विड्रॉ करना पड़ा इसलिए कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इनकार कर दिया कि हम इसके डॉलर नहीं भेजेंगे। अगर वो डॉलर नहीं भेजेंगे तो मैं कैसे उन 8,000 लोगों का अरेंजमेंट करूँगा। खैर, मैंने वो 8,000 का कोटा जो है मैंने उसको वापस कर दिया, लेकिन वापस करने के बाद मैंने फिर एक कोशिश की और वो कोशिश मैंने ये की कि क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे थे कि भाई हमें जो है कुछ ना कुछ बहुत सारे लोग थे कि वो चाहते थे कि हमें इस स्कीम में शामिल किया जाए और हम भी हज करना चाहते हैं। तो मैंने फिर हिसाब लगाया तो हमारी कुछ रकम जो है वो पड़ी हुई थी ऑलरेडी वज़ारत मज़हबी अमूर की रियाल के अंदर वहाँ पर सऊदी अरब में। तो मैंने इमीडिएटली उसका हिसाब लगाया तो मेरे अंदाजे के मुताबिक हम उसमें कोई 1,500 के 1,500 हम अकोमोडेट कर सकते थे। मजीद हाजियों को 8,000 में नहीं, 8,000 तो विड्रॉ हो गया। अच्छा। तो मैंने कहा कि अब 1,000-1,500 हम अकोमोडेट कर सकते हैं। मैं अपनी वजारत को कहा कि आप फौरी तौर पे रब्ता करें और उनसे बात करें कि हमें 1,000 का कोटा वापस कर दें और वो जो हमने विड्रॉ किया उसमें से 1,000 का कोटा वापस कर दें। तो उन्होंने फिर जब उनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस थी, उनकी कॉरस्पॉन्डेंस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी ब्यूरोक्रेसी कॉरस्पॉन्डेंस है और इस कॉरस्पॉन्डेंस का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो मैंने फिर डायरेक्टली सऊदी हुकूमत से रब्ता किया ज़ाती तौर पे और मैंने कहा मुझे 1,000 नहीं 1,500 का कोटा विड्रॉ करना है और आप मुझे कोटा मुझे वापस करें 1,500 का। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मिनटों के अंदर फ़ैसला किया और वो 1,500 का कोटा वापस हो गया। अब मजहबी अमूर को भी नहीं पता ये 1,500 का कोटा कहाँ से वापस आया। अब वो आपस में ढूंढ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, 1,500 कहाँ से आ गया। लेकिन बहरहाल वो 1,500 हमने वापस आया
और मेरे पास तकरीबन 1200-1300 1400 के करीब उस वक्त एप्लीकेशंस लोगों की मौजूद थी जो तड़प रहे थे जाने के लिए। मैंने एक गो में सबको क्लियर कर दिया, मैं जानता भी नहीं था वो कौन है। उसके बाद मैंने उनके फ़ोन के ऊपर, अब आपने करप्शन की बात की तो बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, आपने शायद कोई इंक्वायरी भी इनिशिएट की है, वो भी मैं फॉर्मर बताता डीजी हूँ, हैं वो भी मैं असदी। बताता हूँ। जी अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने ये किया तो मैंने उन 1200-1500 लोगों की लिस्ट बनाई, उनके फ़ोन नंबर मौजूद थे, और मैंने अपने ज़ाती 2-4 आदमियों को बिठा दिया और मैंने कहा हर एक से रब्ता करो और उनको बता दें कि एक फॉर्म नॉर्मली बिकता है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में। हज फॉर्म की बात कर रहे हैं जी आप? हज फॉर्म जो तरीका वारदात है हमारे यहाँ, तो उसमें हमारी वजारत नहीं है, इसमें बेशुमार बीच में लोग आ जाते हैं, ये जो नहीं होते क्या एजेंट होते हैं। तो मैंने सबसे राब्ते शुरू किए, तो मुझे 2 लोगों को मैंने पकड़ लिया। एक ने 9 लाख रुपए लिया था 3 फॉर्म का, और एक ने कोई लाख रुपए के हिसाब से समथिंग लिया था। मैं उन दोनों का बंदों का केस जो है FIO को भिजवा रहा हूँ, और मैंने इमीडिएटली उन लोगों को कहा कि आपने एक पैसा नहीं देना, इसलिए पैसा नहीं देना, ये फ्री है, आप क्यों किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, ये तो फ्री है, आपको सबको मिल रहा है, और आपने 1 रुपया भी नहीं देना, इसका फ़ायदा ये होगा। और अभी भी मेरे आदमी लगे हुए हैं कि अगर कहीं से हमें रिपोर्ट मिल जाए तो हम उनको बताएं, वरना ये इसी के अंदर पता नहीं करोड़ों अरबों रुपया प्लस माइनस होता था। जी हाँ। ये बताइएगा, ये जो ठेकों में मुबैना करप्शन की बात है, आपने इंक्वायरी का भी कहा, साबिक जो डीजी हैं उनके खिलाफ जो साजिद मंजूर असदी है, वो क्या था, उसमें कितना? मेरा एक कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सेंस की बात है। मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं 20 आदमियों को बुलाता हूँ खाने के ऊपर, तो उसमें 20 आदमियों को जब मैं खाने पे बुलाऊंगा, अगर मेरी एक डिश होगी तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगा, अगर 2 डिशें होंगी तो आधी आधी बनाऊंगा। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तो मेरे पैसे तो नहीं बढ़ने चाहिए, फिर मेरे पैसे क्यों बढ़े, क्यों बढ़े मेरे? तो ये एक क्वेश्चन है। 1 रियाल 25 करोड़। अच्छा, ये क्या जो कहानी मुझे है? इतला मिली है, इतना ड्रास्टिकली इसकी ज़रूरत होती है अपना फूड की, कि अगर ये मतलब ये हमने दिया है फॉर एग्जांपल ये 33 रियाल, अब 33 रियाल का मतलब ये हुआ, ये हमने अरबों रुपए का ठेका दिया फूड का। तो फूड जो है वहाँ पे पूरा जो है, अगर उसमें अगर 1 रियाल का भी उसमें घपला हो जाए तो इतनी बड़ी क्वांटिटी की ये पर पर्सन पर डे है, तो मिलियंस ऑफ मिलियन रियाल बन जाते हैं। अब मुझे उसके बारे में ये मालूमात करनी है कि 33 रियाल में अगर वो दिया गया है, भले उसमें उन्होंने पिपरा रूल को फॉलो किया है, कानून की किताबें तो पूरी करते हैं ना, पिपरा रूल को फॉलो किया है, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ तो आदमी मिस्टेक कर जाता है ना। मिसाल के तौर पे कोई ना कोई सुराग तो अपना छोड़ जाता है, तो उसको हम देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह इबरत का निशान बना दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। ठीक है, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार पाकिस्तानियों को हज पे जाने के लिए जो है वो अखराजात में जो है वो काफ़ी जो है वो इस वक्त फील कर रहे हैं कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अखराजात बढ़ चुके हैं। ख़ासकर इसमें जो फ़िज़ाई टिकट है उसकी बात की जाए, वहाँ पे एकोमोडेशन की बात की जाए, इसके साथ साथ वहाँ पर जो और खाने पीने की अशिया है, ट्रांसपोर्ट है, वहाँ का खर्चा जो है वो बढ़ा गया। एक बात तो आपकी ठीक है, वैलिड है, समझ आती है कि चूँकि डॉलर का रेट बढ़ा है तो इस वक्त पाकिस्तानियों को जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जो वैसे ही जो 20% खर्च जो है फ़िज़ाई टिकट पे बढ़ा है और बाकी चीज़ों पे बढ़ा है, वो क्या स्टोरी है, उस हवाले से ही बताइएगा। क्योंकि पाकिस्तानियों की तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाहें तो वही हैं, बट उनके जेब से पैसा तो इस वक्त ज़्यादा निकल रहा है। अब ये जो है अपना फ़ज़ाई जो हमारा एयर टिकट के मामलात होते हैं, इसमें तो बड़ा मुश्किल है प्लस माइनस करना। तो इसमें पिछली दफ़ा $1000 की टिकट थी, जब $1000 की टिकट थी तो डॉलर का रेट था 170 रुपये या 80 रुपये, कितने बने? 1,80,000 रुपये। इस दफ़ा मैंने $900 के हिसाब से ये टिकट हमने ली है, तो हमारे $900 महंगाई के बाद भी $900 में ली है। जब $900 में लिए हैं तो मेरे कितने पैसे बनेंगे? 2.5 लाख रुपये। तो पैसे तो पाक रुपी। प्रॉब्लम ये हुआ है
रुपए की कदर कम रुपये हुई की है, वैल्यू डाउन डाउन होगी, हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। अब पिछले साल गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी थी, इस दफा वो सब्सिडी नहीं दे रहा। अब मैं इसके बाद आगे बताता हूँ। 11,75,000 रुपये जमा कराया, 4.5 अरब रुपया मैंने पिछले दिनों वापस किया है, 55,000 रुपया फी हाजी मैंने वापस किया, 4.5 अरब। जी जी। और वो इसलिए कि मेरे पास अब एक क्वेश्चन और आ गया। 2019 के अंदर जो बिल्डिंग ली गई है, वो बिल्डिंग्स जो हैं वो पर पर्सन के हिसाब से उन्होंने ली हैं 2600 रियाल के हिसाब से। मैं अभी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो इनिशियल रिपोर्ट आई है 2600 रियाल। मैं इस वक्त ले रहा हूँ 1800 से ले के 2300, 2200, 2100 रियाल तक, 2000 रियाल तक, जो एवरेज में भी शायद उसकी 2300 आ जाएगी, वट एवर 2400 आ जाएगी। लेकिन मुझे शायद इससे भी कम आएगी। लेकिन मेरे लिए सवाल है कि 4 साल के बाद महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो उस वक्त 2600 रियाल में कैसे ली गई है? वो इतने सादे थे कि उन्होंने 2600 रियाल में ली है? ऐसी तो बात नहीं है। प्रॉब्लम बेशुमार है। देखिए ना, 2019 का केस है। अब इसको हमें खोदना पड़ेगा। अभी मुझे सवा महीना हुआ है, मुझे तो शायद ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ये कि अगर मैं रह गया और मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि मैंने इतने गैप्स पकड़ लिए, इतने गैप्स पकड़ लिए। ये तो है जनाब सोने का ख़जाना, ये वजारत, जी जी जी, ये सोने का ख़जाना है। तो इसके बाद जाने के लोग जितना मर्जी पे करना पड़े, they are ready to pay। इसके बाद ये भी मेरे लिए क्वेश्चन बनता है, हर आदमी इधर अपनी ट्रांसफर कराने के लिए क्यों इतना बेचैन है? आपके पास आने के लिए क्या वजह है? इधर तो काम बहुत ज्यादा है, 24 घंटे काम करना पड़ता है, 22 घंटे। कौन आजकल पाकिस्तान में काम करते हैं? तो लोग 9 बजे निकलते हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, मसाइल हैं और उन मसाइल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इधर आके मेरा सवाल बनता है कि कैबिनेट को, हमें कैबिनेट के लेवल पे जाके इसको सोचना पड़ेगा, इसलिए कि हमें उस लाइन पे जाना पड़ेगा जिसके अंदर हम इसकी प्राइस को कम करें, क्वालिटी को बेहतर करें, और उसका तरीका यह है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन में हमें जाना होगा। और हमें, हमारी वजारत ने पूरी कोशिश की है कि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो। पिछली दफ़ा 40% इन्होंने किया है गवर्नमेंट ने, और 60% किया है प्राइवेट सेक्टर ने। अब प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने 50 दिया है और गवर्नमेंट का 50% है। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये बनता है, अब एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि हम लोग कहते हैं कि भाई पिछली दफ़ा हज बहुत छोटा था, और उसमें 34,000 आदमी ने हज जो है वो गवर्नमेंट कोटे में गए थे, और तकरीबन को 46,000 के करीब गए थे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। तो वहाँ पर बिल्डिंगें भी खाली पड़ी थी, और वहाँ पर, और उसके बावजूद मैं समझता हूँ जो $5,000 है ना, वो ड्रास्टिकली बहुत प्राइस है उसकी, जो उस वक्त तो मुझे ये भी पता चला 20 रियाल के अंदर मदीना मुनव्वरा में हिल्टन होटल के अंदर मिलते थे पर बेड। तो और बिल्डिंगें खाली पड़ी थी, लोग भाग रहे थे, और 8.5 लाख आदमी ने हज को बुलाया था। सवाल मेरे जहन में आता है, अब्दुल शकूर साहब की शहादत के बाद हमने रेडियो पाकिस्तान का एक विज़िट किया, तो वहाँ पर जो छोटे लो पेड एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कहा ये, और उन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहब खुद कहते थे कि उन्हें कुछ डॉलर जो रियाल है सॉरी उसकी ऑफ़र हुई थी कि आप ये रियाल लीजिए और ये करेंगे, अदरवाइज़ अगर ना लिए तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे, जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये बड़ा अलार्मिंग है। बीइंग ए मिनिस्टर आपको किन मुश्किलात का सामना है? चूँकि आपने जिसका इजहार किया, जिस तरह आपने बात की, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो आपको दरपेश है। अच्छा सर, चूँकि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से आपसे कंटिन्यू करूँगी, आपके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ सेनेटर तलहा महमूद साहब मौजूद हैं और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं। सर एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, आज हमें स्पेशल टाइम दिया। सर एक तो जो ब्रेक पे जाने से पहले अनवर रज़ा साहब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बीइंग अ मिनिस्टर इस वक्त आपको कौन कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं और क्या क्या ऐसे हर्डल्स हैं जो ये सब काम करते वक्त आपको फेस करने पड़ते हैं। सेकेंड, नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने आपको क्या डायरेक्शंस दी हैं, जो भी हज पर जाते हैं लोग, उनके हवाले से क्या आपको डायरेक्शन जो है उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई हैं?
जी, उसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो पहला आपने सवाल किया कि हर्डल तो बेशुमार हैं और लोगों का समंदर भी है, मसाइल भी हैं, वो तो हम फेस कर ही रहे हैं। असल मसला तो यही है कि लोगों को किस तरीके से हम एज सुन एज पॉसिबल रिलीफ दे सकते हैं। अब उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। अगर हम लोगों के हवाले से सोचेंगे तो हम बना सकते हैं, अगर ज़ातियात के हवाले से सोचेंगे तो जो इस वक्त तकलीफ़ें फेस हो रही हैं, यही तकलीफ़ें आप डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, बढ़ती जाएंगी तकलीफ़ें, ये कम नहीं हो सकती। दूसरा सवाल आपका जो स्टैंडिंग कमेटी का है, वो ये है कि स्टैंडिंग कमेटी की कोई शायद सब कमेटी थी, उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट के हवाले से पिछली दफ़ा जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था, उसके अंदर उन्होंने अपनी सब कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट के अंदर जो उनका प्रॉब्लम था, वो ये कह रहे थे कि पिछले साल जो लोग हैं उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो खुदामुल हुज्जाज के खाते में उन लोगों ने हज किया है। अब उसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी, कोई काफ़ी बड़ी लिस्ट थी वो, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे थे। और उसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों ने, उसके साथ वीज़ों की कापियाँ लगी हुई हैं जो खुदामुल हज्जाज के वीज़े हैं। खुदामुल हज्जाज तो ग्रेड 4 का एम्प्लॉय नहीं जा सकता सरकारी? जो खुदामुल हुज्जाज है उसका जो तरीक़ाकार है वो तो है 7 ग्रेड से 18 ग्रेड तक, मावनीन जिसको हम कहते हैं, मावनीन जा सकते सर्विस वीज़ा, या जिन्होंने जाके वर्क करना है। ये 300 सर्विस वीज़ा जिनकी बंदरबाट हुई है माजी में, पिछले शायद उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुई है क्या, अभी तो मुझे मौका नहीं मिला उससे चेक करने का, लेकिन बहरहाल उसमें प्रॉब्लम है। वो उसको भेजना चाहते थे FIA को। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि आप FIA को मत भेजें, मेरे पास भेज दें, मैं पहले पर्सनल लेवल पे उसको मैं चेक कर लेता हूँ और मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड भी मंगा लेता हूँ। और अगर इस तरह की कोई हुई है, देखिए ना, अगर मेरा हाजी 8.5 लाख में हज कर रहा है तो ये वाले खुदामुल जहाज 1.5 लाख में तो नहीं हज कर सकते ना। अगर कोई कहे कि जी मैंने जहाज़ की टिकट ले ली थी, तो जहाज़ की टिकट लेने के बाद ट्रांसपोर्ट उसने कहाँ से ली, उसने खाना कहाँ से खाया, उसने रहाइश कहाँ से ली, वो किस जगह पे मिना और मुज़दलिफ़ा में रहा, वो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा कैसे गया। अगर उन्होंने फ्री ये फैसिलिटी सारी अवेल की हैं तो फिर दूसरों को भी देनी चाहिए सारी फ्री फैसिलिटीज़। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने आपको पता है असेंबली में ऐलान भी किया है कि मैं मुफ्त हज नहीं करने दूंगा किसी को। तो इस दफ़ा जो आप 300 वीज़े की बात कर रहे हैं, सर्विस वीज़ा, तो 300 वीज़े की थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसी हवाले से। वो मैंने कहा कि मैं उसमें से एक वीज़ा भी इधर उधर नहीं जाने दूंगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? इसका जो पहले प्रोसेस होता था वो तो ये है कि जो ताल्लुक़ वाले हैं उनको शायद डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, या मिनिस्ट्री के अंदर कोई होंगे समथिंग। बेच भी दिए जाते हैं। उसमें ये भी आंसर है कि उसके ऊपर ये जो हमारे हैं वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं डिटेल का पता अभी, क्योंकि मैं इनिशियल सिचुएशन पे हूँ, मैं अभी उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर बेचना चाहे तो बेचा भी जा सकता है। साहब ये फरमाइएगा, हाजी जो हाजी हैं जी, ये बहुत बड़ी खिदमत है अगर आप उनकी सही मानों में कर सकें। इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनका खाना, इनके रिहाइश, इनके बाकी जो दीगर मेडिसन और बाकी जो इनको सहूलियात फराहम की जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा। इसको कैसे रोकेंगे? क्या आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें गुजरी हैं कि वाकई ऐसा है? क्योंकि पैसे तो यही से कमाए जाते हैं। एक्चुअली जो होना था ना वो हो चुका है। अच्छा, लोगों से पैसों की वसूली हो चुकी है। अब तो जो वक्त कम रह गया। मैं तो उस वक्त दाखिल हुआ हूँ जिस वक्त सारा काम हो तकरीबन 50% 40% काम हो चुका था। जो 40% 30% काम रह गया था उसके 4.5 अरब मैंने वापस कर दिया, जो 55,000 वो वापस किया है। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद अगर उसमें हमें कोई बच जाए। जो जिनका मैंने ये हाजियों का है, हाजियों के पैसे चोरी करके ये करते हैं। मैं ये तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह अपने ज़मीर को किस तरह मुतमईन करेंगे। मैं उस चीज़ के लिए ले रहे हैं पैसे जहाँ पर वो अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, और वहीं से हम पैसे निकालें, करप्शन की जा रही है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो उसमें जब आपने जाना है, एयरलाइंस का बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा है, बहुत तंग करते हैं हाजियों को।
उसको कैसे बेहतर कर सकेंगे आप? देखिए, उस पे तो मैं जितना सख्ती के साथ बात कर सकता था मैंने की, सऊदी एयरलाइन से भी। और जैसे आपको पता है पिछले दिनों सऊदी एयरलाइन, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने एक पोर्टर बनाया प्राइवेट तौर पे, अपनी एक कंपनी हायर की है। और मैंने चूँकि मैं फोर्सी कर रहा था तो मैंने एक पोर्टर बनाया, उसमें मेरे तकरीबन काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ कंप्यूटर लेके बैठे हैं मेरी प्राइवेट अपनी जगह के ऊपर, और उसके मैं पैसे दे रहा हूँ। और उसके अंदर जो भी मैसेजिंग हो रही है, अगर हाजी भी मैसेज कर रहा है तो उसकी पेमेंट भी मैं कर रहा हूँ ज़ाती तौर पे, गवर्नमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उस पोर्टल पे मैंने एक नंबर दिया है जो सारे एयरपोर्ट पे, और मैंने ऐलानात भी किए हैं कि अपने पास रजिस्टर्ड कर लें व्हाट्सएप के ऊपर, और वो मुझे भेज रहे हैं। उधर से मुझे पता चल रहा है कि अगर फ़्लाइट डिले हो रही है तो मुझे पता चल रहा है, खाना ख़राब है तो मुझे पता चल रहा है, अगर कोई बिल्डिंग में कमरा ख़राब है तो वो भी पता चल रहा है। इधर से हमारे लोग फंस गए हैं। अब जैसे ही मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट हाजी को भी फ़ोन करता हूँ। अच्छा, अभी पिछले दिनों जो है 9:05 में मुझे पता चला कि सऊदी एयरलाइन की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। मैं 9:35 पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब, पौने 400 हाजी जो है वो सड़क पर खड़ा था। मैंने उन सबको लिया, वहीं पे मैंने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही बैठ जाओ। सड़क पर ही थड़े पे मैं बैठ गया। और उसी वक्त मैंने कहा कि सऊदीयन एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर को भी बुला लें, और हमारे हाजी कैंप के जो फैसिलिटेटर हैं उनको भी बुला लें। और मैंने वहीं से बैठ के मदीना मुनव्वरा भी बात की। वो लोगों के लिए टची चीज़ ये है कि 40 नमाज़ें पूरी हों। अब अगर 2 दिन डिले होंगे तो उनकी तो 10 नमाज़ें निकल गई ना। तो ये मैंने फिर उनसे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको 2 दिन के लिए मज़ीद अकोमोडेट कर लें। फिर मैंने उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर सऊदीयन एयरलाइन वगैरह बहुत ज़्यादा उस पर हुआ, कई घंटे लगे मेरे। उन लोगों को फिर रात ठहराया, फिर दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर चले गए। मुश्किल फेस हुई, लेकिन आप यकीन करें कि वो लोग जो हैं, मुझे नहीं पता, उन्हीं से पूछना चाहिए कि वो मुतमिन हुए मेरे से या नहीं। उनसे पूछे, मैं क्यों कहूँ कि मुतमिन हुए या नहीं हुए। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की कि उनको खुश करके भेजूँ। अलबत्ता ये ज़रूर मैंने सुना है कि वो एयरपोर्ट पे जब जा रहे थे तो वो दुआएं दे रहे थे। बस इतना मैंने तो सुना है, इसका मेरे जो मतलब लोग आपसे गए। सेटिस्फाइड थे। चलो भाई, ये बताइएगा कि ये जिस तरह हाजियों को इतना अहम फरीज़ा है, इस पे जिस तरह एम्बेज़लमेंट की जाती है, क्या आप नहीं समझते कि ऐसे अफराद को, ऐसे अशख़ास को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे सरकारी एहलकारों को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि मिलिट्री आइंदा इस कोर्ट के तरह अंदर जिस तरह ही अभी सिलसिला शुरू हुआ है मिलिट्री कोर्ट में जिस तरह बिजली की तरह केस ट्रायल होता है ना, डे टू डे बेसिस पे, वो होना है। क्यों, देखिए इसका मतलब है हज जो आप भी है, बहुत ज़्यादा तंग हैं। हज जो है वो 5वां फरीज़ है। जी। ये 5वां फरीज़ है, हम एज ए मुसलमान उसको मानते हैं। और उसके बाद अगर उसके अंदर आदमी कोई चोरी करता है या उसमें कोई गड़बड़ करता है तो मैं समझता हूँ कि उसको तो दूसरी जो सज़ाएं हैं उससे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहरहाल मसाइल हैं, फेस कर सर, रहा इस पे अब ये बताइएगा कि अब चूँकि आप आ चुके हैं, आपने टेक ओवर तो कर लिया है, तो अब कौन कौन से इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपकी तरफ से, आपके मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो लिए जा रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें जो है वो फेस ना करनी पड़े? पहले फेज़ के Initial अंदर steps. पहले फेज़ के अंदर जो मैंने पोर्टर बनाया, उस पोर्टर के ऊपर मैं 80,000 या 1.5 लाख हाजियों को टैकल नहीं कर सकता। जो मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं कर रहा हूँ। उसमें यह है कि बड़ी तादाद में लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इज्तिमाई है। जैसे किसी को कार्ड नहीं मिल रहा गले का, किसी का सामान जो है वो गुम हो रहा है, किसी का कमरे का मसला है, किसी का खाना जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। डे टू डे मसाइल मैं हल करता जा रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आगे मामलात स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। अब हमारे कार्ड भी मिलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कार्ड से मुझे याद आया, ये जो हाजियों के गले में कार्ड होते हैं उनकी शनाख्त के लिए, ताकि वो गुम ना हो सकें या उन्हें अपने मकतब का पता हो, तो उसमें भी मुझे किसी ने बताया कि कोई गबन किया गया है, कोई वो भी ठेका किसी अपने मनपसंद। ये मेरे लिए भी क्वेश्चन है कि कराची के अंदर तो हमें सस्ते कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं, ये गुजरांवाला से करवाने की क्या तुक है? और फिर उसके बाद वो कार्ड गुजरांवाला से आपने पूरे पाकिस्तान में भिजवाने, उसकी तुक मुझे समझ नहीं आ रही। हमें तो ऐसा करना चाहिए ना जी, लाहौर वाला है तो लाहौर के अंदर छपें, उसी वक्त मिल जाएं। अब 3-3 दिन में कार्ड मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मसाइल तो है, वो मैं बहुत सारे फेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन हो रही है, महीना सवा महीना हुआ है,
जैसे आपने स्टेप्स के वाले से बात की, तो स्टेप्स के अंदर मेरा ज़हन ये है कि इस वक्त इस हज को तो मैंने किसी ना किसी तरीके से निकालना है, और लेकिन ये है कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि काफ़ी इसके अंदर हम बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मुझे ज़िंदगी रही और मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि इसको मैं को ठीक कर सका, तो अगला हज जो है वो आप इस हज से भी अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा। वेरी गुड। मुझे अगर मुझे मौका मिले, एक मेरा क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है, अल्लाह ताला आपको मौका अता फरमाए। एक बताइएगा कि अगर आप इस तमाम जो आपने एजुकेशन हासिल की, जो आपने देखा, जो आपने समझा, जो आपके इल्म में आया, आप नहीं समझते कि आपको एक ऐसी मुफस्सल किस्म की सिफारिशात और एक मेकनिज़म बना के इस गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, या जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी उसको प्रोवाइड करें, ताकि हाजियों को तो सहूलत मिल सके और ये करप्शन का अमल रुके? एक्चुअली मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, देखिए नीचे से फाइल चलती है, ब्यूरोक्रेसी फाइल ही इस, देखिए हर चीज़ के दो रुख हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर ये एक खाना आप देते थे, अब हम 2 खाने दे रहे हैं, तो हमें 2 खाने देने चाहिए, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। 2 खाने दे रहे हैं तो रेट क्यों बढ़ाया भाई? रेट क्यों बढ़ाया? किस लिए बढ़ाया आपने? अगर मैंने आपको मिसाल दी कि 20 आदमी अगर आते हैं तो 20 आदमियों को खाना देंगे ना। अगर आप 2 डिशेस बनाएंगे तो फिर आप उसकी क्वांटिटी को आधा आधा करके बनाएंगे ना, तो उसकी या फिर आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, आपने कौन सी अच्छी चीज़ बनाई? कहने का मेरा मकसद ये है कि उसके अंदर प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए था मेरे अंदाजे के मुताबिक। वो क्यों हुआ मेरे लिए क्वेश्चन है। दूसरी बात, जो आपने सिफारिशात की बात की, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं इसलिए रखता हूँ कि मुझे इसका फ़वाइद हासिल हों। अगर मेरे फ़वाइद हासिल हों तो वो क्या फ़वाइद होंगे? अब मैंने जब आपको कह दिया कि इसके अंदर तो बहुत सारे मसाइल नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की फ़ाइल सामने पड़ी है ना, उसके हाथ में पेन है, वो चाहे तो इसको मुस्बत अंदाज में भेज दे, चाहे तो दूसरा उसके ऊपर जिस तरह वो भेजना चाहे उसकी उस फाइल का रुख उस तरफ हो जाएगा। अब वो ये कहेगा नहीं जी आप ये प्राइवेटाइज ना करें, लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और ये गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, इससे सियासी फ़ायदा होता है, इसमें हम लोगों को अकोमोडेट करते हैं। अब ये बातें शुरू हो गई। अब अगर आप उसको हाजियों के मतलब की बात करें, तो अगर आप इस ऊपर हम रेगुलेटरी बॉडी के तहत सख्ती के साथ काम करें कि एक भी अपना जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है उसको हम बांध दें हर चीज़ के साथ कि अब मैं इस वक्त अगर 11 लाख रेगुलेटर के तौर पर आप ज्यादा बेहतर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रेगुलेटर के पास फिर टका पैसा नहीं होगा। लेकिन इस तमाम चीज़ों को हम डिजिटलाइज करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी नहीं हो सकती, आपको नहीं लगता? जी, अगर हम डिजिटलाइज कर ले चीज़ों को, फॉर्म की फराहमी, ये सब चीज़ें अगर कम होंगी तो करप्शन भी वो मसला नहीं है। देखिए फॉर्म वगैरह तो देने ही होंगे। जब अगर मैंने अगर हज कराना है तो मैंने फॉर्म देना है, अगर प्राइवेट सेक्टर ने हज कराना है तो प्राइवेट सेक्टर ने खुद उसकी हैंडलिंग करनी है। देखिए 100-200 आदमियों को मैनेज करना, 50 आदमियों को मैनेज करना बहुत आसान काम है, और आप 80,000 आदमियों को मैनेज कर रहे हैं, गालियां भी खा रहे हैं, बुरा भला भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, क्यों? इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है मुझे? यानी कि आप कहते हैं कि मजहबी वो मिनिस्ट्री को रेगुलेटर के तौर पर काम करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हाजियों को फैसिलिटेट कर सके। रेगुलेटर होगा तो ये उसके हाथ से तो चीज़ें निकल गई ना। अब देखिए मैं अगर जाके बिल्डिंग का फैसला मैं करता हूँ, मेरा अपना ज़ाती इंटरेस्ट है, मेरा अपना बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मैं अपने को छोड़ता हूँ, एक आदमी है उसका ज़ाती बिजनेस है, वो तो खुद जाएगा वहाँ पे, खाने का अगर प्रॉब्लम होगा वो खाने का खुद सौदा करेगा, उससे वो कम से कम में करेगा, समझदारी के साथ करेगा। फिर हाजी उसके सर पे सवार होगा कि भाई ये आप करें। अब बात ये है कि इसमें ये कहते हैं ओ जी इससे तो हाजी को जो है बड़े 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 पैकेज हैं, वो बड़े बड़े पैकेज हैं तो भाई उसके अंदर उसकी फैसिलिटीज भी तो ज़्यादा है ना, वो हमें मैनेज करना चाहिए एज ए रेगुलेटरी। हम उनसे कॉस्ट निकलवाएं कि आप इस ए कैटेगरी का कॉस्ट दें, बी की कॉस्ट दें, सी की दें, डी की दें, और इससे ज़्यादा आपने रेट अगर हाजी से चार्ज किया। मैं इस वक्त डी कैटेगरी का आज करा रहा हूँ, तो डी कैटेगरी का रेट जो है वो डी कैटेगरी का रेट जो पर अगर कोई दूसरा हज कराता है तो वो करवाए ना, उसको 7 लाख में 8 लाख में करवा सकता है।
अमूमन सी और डी कैटेगरी में जो है वो पाकिस्तानी जो सरकारी कोटे पे जाते हैं वहीं पर ही उनका स्टे जो है वो होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें स्पेशल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद साहब मौजूद थे। इंशाअल्लाह नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।